अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हमने अपना स्टार्ट किया हुआ था कि मार्केट्स कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास। तो उसमें सबसे पहले हमने जो शुरू किया था वो था हमारे पास परफेक्ट मार्केट। कि परफेक्ट मार्केट हमारे पास कौन सी होती है, तो हमने कहा कि जिसमें हमारे पास हमारे जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारे जो है ना बायर्स और सेलर्स के पास मौजूद होगी। उनके जो है ना इंफॉर्मेशन उनके पास इजीली अवेलेबल होगी। उनको पता होगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या ट्रेंड्स नहीं चल रहे। ठीक है, तो हम जो है ना उसको परफेक्ट कंपटीशन के साथ भी सेट करते हैं कि हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन चल रहा होगा, बायर सेलर्स को हर एक को पता होगा कि प्राइसेस क्या होंगी, कौन से फैक्टर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। एक प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे पास सेम नेचर का होगा। परफेक्ट नॉलेज होगी उनके पास, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनकी नहीं होगी। ठीक है, मोबिलिटी नहीं होगी हमारे पास, ये होगी परफेक्टली मोबिलिटी होगी कि एक एसेट दूसरी जगह जा सकता है, एक लेबर जो है ना दूसरी जगह मूव होगा। और जो है ना फर्म्स हमारे पास क्या करेंगे, वो प्राइस टेकर्स होंगे मार्केट्स के। तो उसके बेसिस पे हमने कहा था कि फर्म्स किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती है परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में। हमने ग्राफ के थ्रू देखा था कि हमारे पास जो है ना किस तरीके से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू वर्कआउट करते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखे थे। हमने कहा था कि अगर टोटल रेवेन्यू हमारे पास जो है ना ज़्यादा होगी, टोटल कॉस्ट है, तो हम जो है ना उसको क्या कहेंगे, प्रॉफिट है हमारे पास। या फिर हमारी टोटल रेवेन्यू कम होगी, टोटल कॉस्ट है, तो हमने कहा कि हमारे पास लॉस की सिचुएशन होगी। तो इम्पॉर्टेंट बात हमने उसमें से डिस्कस की थी। उसके अलावा जो है ना हमने आज जो स्टार्ट करना है दैट इज़ अबाउट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। कि किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं शॉर्ट रन में। ठीक है, और फिर कुछ अर्से बाद लॉन्ग रन में वो किस तरीके से हमारे पास सस्टेनेबल एक प्रॉफिट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कहता है कि इट इज सेड in the introductory paragraph of firm's behavior that the profit maximization is the ultimate objective of any firm in industry. But firm's behavior is different in short run and long run. We shall start with the firm's profit maximization in short run. In later section, long run behavior will be covered. ठीक है, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारे पास कोर ऑब्जेक्टिव है कि हमने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना है, हमने उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। और प्रॉफिट के पर्पज के लिए ही तो वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि वो जो है ना प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो शॉर्ट रन में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पहले हम उसको जो है ना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारे पास शॉर्ट रन में कैसे होगी, कैसे हम जो है ना अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो कहते हैं कि इन शॉर्ट रन फर्म इज नॉट इंडिपेंडेंट as far as all input resources are concerned, and the firm is facing input constraint and is not capable of increasing its level of output beyond some limits। ठीक है, हमने प्रीवियसली पढ़ा था, तो हम कॉस्ट वगैरह का जिक्र कर रहे थे फैक्टर्स के साथ। तो हमने क्या कहा था कि शॉर्ट रन में अगर आप देखो तो इतनी जल्दी से आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते कि आपके पास एक डिमांड आ जाए और आपको कहे कि मेरे लिए जो है ना 50,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस कर दो। अब आपके पास रिसोर्सेज वहीं पे तो मौजूद नहीं है ना, आपको लेबर अरेंज करना होगा, आपको रॉ मटेरियल अरेंज करना होगा। तो वो जो है ना आपके लिए सडन एक सिचुएशन होती है शॉर्ट रन में, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहता है कि हमारे पास इनपुट के कंस्ट्रेंट होता है, बहुत कम इनपुट हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, और हमारे पास लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो वो उसको इतना जल्दी फैसिलिटेट या अकोमोडेट नहीं कर सकता। कि पहले 40,000 बनाता था, कैपेसिटी उसकी 40,000 थी, अब 45 हो गया, तो वो उसको अरेंज करे। फिर 50,000 होगी, तो अब उसको कैसे मीट करेगा, वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उसके लिए क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए फर्म के पास जो है ना लिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद होते हैं। तो कहता है कि दिस inflexibility of input resource caused a sharp incline in its marginal and average cost of production। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि इनफ्लेक्सिबिलिटी, हमारे पास रिसोर्सेज तो इंक्रीज हो नहीं सकते, हमारे पास इनपुट तो हमारा जो है ना लिमिटेड है, कंस्ट्रेंट है हमारे पास। तो इसलिए कहता है कि हमारे पास जब क्या होगा कि हमारे जो है ना इनपुट रिसोर्सेज जो है ना वो क्या है, इनफ्लेक्सिबल है, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, मार्जिनल और हमारे एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो शार्पली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होना शुरू होगी, क्योंकि हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, हम अपनी फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करें, उसके एक्स्ट्रा तो हम जा ही नहीं सकते। कहते हैं कि ऑल इन परफेक्टली competitive market there are no barriers for new entrants, however it is not easy for new firms to enter due to limited time to take advantage of demand variations। ठीक है, कि परफेक्ट मार्केट में तो हमने क्या कहा कि हर बंदा इजीली आ सकता है, कोई बैरियर्स नहीं है, कोई उसके ऊपर जो है ना पाबंदियां नहीं है कि उसको जो है ना कहा है कि जी आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते या आप अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको कानूनी लवाजमात पूरी करनी होंगी, आपको परमिशन लेने पड़ेंगे। इस किस्म की चीजें तो होती नहीं है, आसानी से आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट सेल आउट। लेकिन वो भी जो है ना इतने आसानी से नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। कि लेट्स से अब हम एग्जांपल लेते हैं कि गाजी बिरयानी है, तो वो जो है ना प्रोडक्ट अपने जो है ना बिरयानी सेल आउट कर रहा है, लेकिन जो है ना मार्केट में नीड ज्यादा होगी बिरयानी की, और अब जो है ना कराची बिरयानी डायरेक्टली ओपन हो जाता है और वो सबकी नीड फुलफिल कर ले, ये पॉसिबल नहीं है।
लोग इसके पास क्यों आएंगे, वो जो है ना उसके प्रोडक्ट को क्यों परचेज करेंगे, वो इसकी डिमांड को जो है ना इतने आसानी से पूरा नहीं कर सकता उस शॉर्ट टर्म में। ठीक है, सो वो जो है ना उस टाइम को देखेगा और कहेगा कि यार इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए मैं आऊँ और यहाँ से फायदा उठाऊं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो कहता है कि consequently outputs remain restricted in a market, which can be advantageous for existing firms to maximize their profit only in short run। तो फिर क्या हुआ कि हमारे पास जो आउटपुट है वो तो हमारे पास स्टिल जो है ना उतने का ही उतना रहेगा, लेकिन फायदा किसको होगा, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होंगे। ठीक है, वो जो है ना अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर देंगे शॉर्ट रन में। कैसे इंक्रीज कर देंगे कि वो अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा बढ़ के प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे और वो ज्यादा चार्ज करके उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन फिर हमारे पास क्या हुई। कहते हैं कि द प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड्स ऑन इट्स टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट। ठीक है, हमने कल भी जो है जब उसका फॉर्मूला देखा था तो हमने उसमें भी यही कहा था कि कंसीडरिंग द प्रॉफिट इक्वेशन हमारे पास क्या बनी। प्रॉफिट को हमने जो है ना पाई के जरिए से शो किया, हमने कहा कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू मींस कि हमारे पास सेलिंग प्राइस, जिस पे जो है ना आप सिंपल देखो तो हमारे पास प्रोडक्ट के देखें तो प्रॉफिट कैसे फाइंड होता है। 50 रुपए का प्रोडक्ट आपने जो है ना बेच दिया है और आप उसको देखते हो कि मैंने 40 रुपए का उसको बनाया था। ठीक है, तो क्या हुआ, 10 रुपए का मेरे पास जो है ना मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या, आपने उसको 50 का बेचा, आपकी टोटल रेवेन्यू और फिर उसमें से माइनस का कॉस्ट जितना आपका खर्चा हुआ जो बच गया वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्या हुआ सिचुएशन जो अभी हमने देखी, कहते हैं कि टोटल रेवेन्यू अगर हमारे पास ज्यादा भी टोटल कॉस्ट है कि हमने उसको महंगा बेचा और हमारा खर्चा उस पर कम आया तो प्रॉफिट। हमारे पास खर्च, हमने उसको जो है ना प्राइस हमारे पास 50 रुपए, हमने चीज बेची और खर्चा हमारे उसके ऊपर 60 रुपए हुआ था, तो क्या हुआ, फॉर्म से लॉसेस हो रहे हैं। और फिर हमारे पास जो है ना कहता है कि टोटल रेवेन्यू हमारे पास जो है ना टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। 50 रुपए की चीज थी, 50 की बेच दिया, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन। ठीक है, कि जहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे हम अपने खर्चे मीट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कुछ नहीं बचता। 50 की चीज थी, 50 रुपए की बनाई थी और 50 रुपए की चली गई, ना कुछ हाथ आया ना कुछ गया, तो हम इसको कहते हैं ब्रेक इवन। कहता है कि इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, के प्रॉफिट की पहली कंडीशन को हम देख लेते हैं, एक हो तो उसमें क्या होगा, हमारे पास सिचुएशन क्या होगी। तो कहता है कि नॉर्मल एंड abnormal प्रॉफिट्स आर entirely theoretical concept which have nothing to do with how an accountant will measure a company's profit. A normal profit is defined as the minimum level of profit required to keep existing firm in production, yet being insufficient to attract new firms into the industry. Normal profit mulls over both explicit and implicit cost. It is termed as economic profit. कि अगर हम देखें तो हमारे पास अक्सर सिचुएशन आती है कि ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमारे पास जो है ना नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, और फिर कहती है कि जी नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह में जब हम इसका जिक्र करते हैं, तो जब हम नॉर्मल प्रॉफिट का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये एक्स्ट्रा हुआ है। ठीक है, किस तरीके से एक्स्ट्रा हुआ है कि लेट से नॉर्मली हमारे पास 50 यूनिट्स प्रोड्यूस हम कर रहे हैं। ठीक है, और वो हमारे पास कितने के सेल आउट हो रहा है, 50 रुपए के जो है ना, एक यूनिट हम सेल कर रहे थे और वो जो है ना सडनली 55 और 60 का एक बंदे को हमने सेल आउट कर दिया, तो ये अब नॉर्मल था। नॉर्मल तो यही है कि नॉर्मली हमारे पास ऑन एवरेज सारे के सारे एक ही प्राइस पे चीजें बिक रही है, लेकिन एक आध यूनिट हमने उसको महंगा बेच दिया, ये हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए कहता है कि नॉर्मल प्रॉफिट को हमने क्या कहा कि हमारे पास वो मिनिमम लेवल प्रॉफिट है जो प्रोडक्शन चलाती रहती है, कि बस ठीक है मैं नॉर्मल जो है ना 5 रुपए एक प्रोडक्ट में कमा रहा हूँ, बस चलता जा रहा है सिस्टम। ठीक है, लेकिन कहता है कि येट बीइंग इनसफिशिएंट टू अट्रैक्ट न्यू फर्म्स इन द इंडस्ट्री, के न्यू फर्म्स के लिए वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता कि यार ये बस ठीक है कि किस्म की प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, कुछ अब नॉर्मल वहां से हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहा कि हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसमें हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, कि हमारे पास जो है ना वो दोनों खर्चे इसमें कवर हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कंसिडर करते हैं कि यार ये हमारे पास हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि हमें जो है ना एक अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है ना, जब नॉर्मल प्रॉफिट का जिक्र करते हैं तो हम उसको इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से, कि हमारे उसके ऊपर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितनी इनकर हुई थी। तो कहता है कि दिस काइंड ऑफ प्रॉफिट अकर्स व्हेन फर्म्स टोटल रेवेन्यूज इक्वल द सम ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, कि हमारे पास हमारी जितने भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट थी और इम्प्लिसिट कॉस्ट थी वो दोनों हमारे पास जब मैच हो जाती है, ठीक है, वो दोनों जो है ना जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनाता है, सिंपली हमारे पास जो है ना हमारे वो खर्चे जो इम्प्लिसिट थे या हमारे जो है ना इम्प्लिसिट थे उन दोनों को जमा करके हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास टोटल रेवेन्यू इन दोनों के बराबर हो जाती है। कब बराबर होगी, जब हमारे पास क्या होगी, हमारे पास सिचुएशन ये होगी कि हम इसको देख रहे होंगे कि हम जो है ना अपने रेवेन्यूज को अर्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं नॉर्मल कंडीशन में।
ठीक है। सो नॉर्मल सिचुएशन में हमारे पास ये होती है। तो अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहा था कि इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारी क्या होती है। हमने उसको कहा था हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आप एक चीज को लेट गो कर देते हो दूसरे को अवेल कर देते हो। तो वो आपके पास क्या हुआ, आपका जो है ना इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया था। ठीक है। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमारे पास सामने हमारे पास क्लियरली मेंशन थे कि यार ये खर्चे हमारे होंगे, जैसे हमने कहा था बिजली का बिल है, हमारे मजदूर के जो है ना मजदूरी है, ये अब हमारे पास विजिबल चीजें हैं। तो मजदूर की मजदूरी प्लस आपके पास जो है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो दोनों जब हम ऐड कर देते हैं तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट्स आल्सो रिप्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द ओनर्स रिसोर्सेज। कि नॉर्मल प्रॉफिट आपकी क्या कर रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता रहा है ओनर्स के रिसोर्सेज की। तो उसने एक को छोड़ दिया दूसरे को ऑप्ट कर लिया। जब हमने इम्प्लिसिट कॉस्ट का जिक्र किया तो इट मींस हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही जिक्र हो रहा है। कहते हैं कि वेयर एज नॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट और एक्सेस प्रॉफिट्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं इज डिफाइंड एज एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू इज हायर देन बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। हमारे पास जितना नॉर्मल खर्चा हो रहा है उससे ज्यादा हमने क्या कर लिया, प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो अभी मैंने इसकी एग्जांपल दी कि 50 रुपए की नॉर्मल एक चीज बिक रही है, आपने उसको 55 या 60 का बेच दिया, दैट इज योर एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो इसको हम जो है ना सुपर प्रॉफिट भी कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि फर्म्स अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली हम इसको देखें तो किस तरीके से हमारे पास होगा इकोनॉमिक प्रॉफिट, किस तरीके से मेजर होगा हमारे पास। तो कहता है कि इन इकोनॉमिक थ्योरी explicit cost term as an out of pocket cost such as interest obligation wages paid to worker utility expense raw material payments and building rents। अभी मैंने आपको बताया कि वो खर्चे जो आपकी जेब से चले जाते हैं, ठीक है, जो आपको पहले से पता होता है कि मेरा इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, कि मैंने इंटरेस्ट कितना पे करना है, मैंने मजदूर को कितनी मजदूरी देनी है, सैलरी कितनी देनी है, ठीक है, रॉ मटेरियल की पेमेंट्स कितनी करनी है, ये तो आपके पास विजिबल मौजूद है। जबकि हमने कहा था कि नॉन कैश हमारे पास जो होते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमने उसको कहा था कि वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो कहते हैं कि these costs do not involve cash expenditure and are therefore ignored in routine while taking business decision। क्या हम जो है ना इन खर्चों को क्या करते हैं, नॉर्मली इतना कंसिडर नहीं करते, हम इनको इग्नोर करते हैं नॉर्मली बिजनेस डिसीजन में कि यार मैं अब इन चीजों को भी बार बार इसमें शामिल करूँ। कहते हैं कि फॉर एग्जांपल द रेंट दैट अ शॉप ओनर कुड रिसीव ऑन बिल्डिंग and equipment if they were not used in the business is an implicit cost for landlord. Salary that an individual could receive by working for someone else instead of operating his own commercial activity। कि आपको इस चीज के लिए तो नहीं बैठा हुआ कि वो इस चीज को देखे कि यार मैंने जो है ना ये बिल्डिंग थी मेरी, मैंने इसको जो है ना किसी और को किराए पे नहीं दी, तो मैं जो है क्या कर सकता था कि जो है ना इस बिजनेस जो है ना बिल्डिंग को किराए पे देता तो मुझे उससे फायदा मिल जाता। ठीक है, वो इस्तेमाल हो जाते, या फिर वो सैलरी जो है ना उसके लिए वो चला गया और उसने नौकरी को दुकान को छोड़ दिया अपने, तो क्या हुआ, इन कॉस्ट को तो कोई नहीं मैयर करता, क्या वो इसके लिए भी बैठ के जो है ना इसकी कैलकुलेशन करे। सो इसकी एग्जांपल दी हुई है कि हाउ इट वर्क्स। तो कहते हैं कि मिस्टर जैन करंटली वर्क्स फॉर लॉ फर्म। ही हैज प्लान्ड हिज ओन लीगल प्रैक्टिस वेयर ही एक्सपेक्ट्स टू अर्न 2 lakh per year once he establishes himself। To run his own firm, he would need an office and supporting staff. He has found the perfect office which rents 50,000 per year. He could hire supporting staff for 35,000 per year. If these figures are accurate, would Zan's legal practice be profitable? So कहता है कि आपके पास जो है ना जैन है, वो चाहता है कि जी मेरा लॉ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो है ना, या उसने लॉ कंप्लीट कर लिया और एक लॉ फर्म में काम कर रहा था, तो अब जैसे वहाँ पे प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया था, वो सोच रहा है कि मैं अपनी जो है ना क्या करूँ कि वो एक अपने लिए जो है ना लीगल प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर ले, बजाय इसके कि मैं दूसरों के लिए काम करूँ। तो वो कह रहा है कि अगर मैं खुद इसके लिए काम करता हूँ तो 2 लाख तक मैं आसानी से कमा सकता हूँ इससे। तो उसने एक जगह देखी जहाँ पे उसने देखा कि उसको जो है ना एक अच्छा बिल्डिंग मिल गई है जहाँ पे रेंट उसको 50,000 देना पड़ेगा, लेकिन उसको चलाने के लिए उसको स्टाफ की तो जरूरत पड़ेगी। तो वो जो है ना जब सपोर्टेबल स्टाफ हायर करेगा तो उसके ऊपर 35,000 पर ईयर उसका खर्चा आएगा। तो कहते हैं कि अगर ये फिगर क्या जो है ना एक्यूरेट है, तो क्या इसके लिए ये अपॉर्चुनिटी का ज्यादा बेहतर है, ठीक है, कि वो जो है ना अपने उसी फर्म के साथ रहकर उसको कंटिन्यू करे, या फिर वो यहाँ पे आए। इसकी आसान सी मिसाल ये है कि एक बंदा क्या कहता है कि पेशावर में बैठ के जो है ना जॉब कर रहा है, ठीक है, अब उसको 50,000 की सैलरी मिल रही है, घर बैठे ले रहा है। उसको जो है ना इस्लामाबाद से ऑफर आ जाती है, उसको कहता है कि हम आपको क्या करेंगे 80,000 पे करेंगे, आप यहाँ पे इस्लामाबाद में आके सेटल हो जाओ, हम आपको जो है ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, उससे ज़्यादा सैलरी आपको ऑफर करें। और वो बिना सोचे समझे वहाँ पे चला जाता है। अब क्या करता है कि जब वो जाता है वहाँ पे तो उसको जो है ना हॉस्टल वगैरह मिलता नहीं है, तो अपने लिए फ्लैट ले लेता है। फ्लैट की जो है ना वो क्या कर रहा है, रेंट उसको 30,000 पे करना पड़ रहा है फूड समेत। तो अब वही जो बच रहा है उसके लिए अगेन क्या बच रहा है, वही 50,000 बच रहा है जो उसको घर बैठे बच रहा था। ठीक है, तो ये उस सिचुएशन में आपसे पूछ रहा है
कि अगर वो अपने लीगल उसको जो है ना फर्म को छोड़ के क्या करता है कि अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर देता है कि जहाँ पे वो काम कर रहा था, तो उससे क्या ये चीज ज्यादा प्रॉफिटेबल है उसके लिए कि नहीं है। तो कहता है कि टू आंसर दिस क्वेश्चन वी हैव to calculate the cost. Here we will use our learned concepts of explicit and implicit cost and then sum of them. कि ऑफिस रेंटल 50,000, 35,000 ऑफिस सैलरी है, तो टोटल उसका खर्चा कितना और एक्सप्लिसिट 85,000, तो उसका क्लियर मेंशन है, खर्चा हो रहा है। कहता है कि नाउ सब्ट्रैक्टिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू, कि टोटल रेवेन्यू जो जनरेट करेगा वो 2 लाख है, तो 2 लाख में से जब हमने उसके एक्सप्लिसिट खर्चे निकाले तो 1,15,000 स्टिल उसके लिए बच रहा है। तो कहता है कि however these calculation consider only the explicit cost. To run his own law firm, Zen would have to quit his current job, where he is earning annual salary 1,25,000. This could be implicit cost, opportunity cost of opening his own firm. तो यहाँ पे बैठ के वो 1,25,000 कमा रहा है, वहां पे जो बच रहा है वो जो है ना उसके लिए 1,15,000 है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी कि वहां पे घर बैठे 50,000 ले रहा था, जहाँ पे उसको खाना सब कुछ जो है ना एक नॉर्मल तरीके से मिल रहा था, एक आसाइश के साथ उसको मिल रहा था। अब वो वहां पे जो है ना इस्लामाबाद में जाके उसके खर्चे वगैरह इतने हो रहे हैं और वो 30,000 जो है ना एक्स्ट्रा स्पेंडिंग उसकी क्रिएट होगी, तो बचता एट द एंड तो वही है। इसलिए कहते हैं जब आप इसके इम्प्लिसिट कॉस्ट को देखते हो तो 125 वो जॉब से ले रहा है, 115 जो है ना वो यहाँ से खुद कमा रहा है। तो कहता है कि now in order to get economic profit we subtract both the explicit and implicit cost. For example, economic profit उसको क्या होगा, total revenue minus explicit cost plus implicit cost. तो total revenue हमारे पास वो 2 लाख अर्न कर रहा है, implicit और explicit cost उन दोनों की जो हमने जमा कर दिया, ठीक है 1,25,000, और फिर हमने क्या कर दिया कि वो क्या कर रहा है कि 85,000 जो है ना वहां से जो उसके खर्चे आ रहे थे वो वहां पे इंक्लूड हो गए। तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, तो हमारे पास उसकी खर्चा कितना आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट 2,10,000। ठीक है, तो 2,10,000 जो है ना वो क्या कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट इनकर हो रही है। तो कहते हैं कि उसकी जो है ना पर ईयर 10,000 क्या हुआ, ठीक है, उसके लिए फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना क्या कर रहे हैं कि वहां पे जो है ना आसानी से बैठ के 1,25 कमा रहा था, यहाँ पे एक जो है ना 15 कमाएगा, तो 10 का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया, तो इसलिए इकोनॉमिक लॉस हमारे पास हो जाएगा बजाय इसके कि वो इकोनॉमिक प्रॉफिट की तरफ जाता। तो इसीलिए कहता है कि Zen would be losing rupees 10,000 per year. That doesn't mean he should not operate his own firm, but it does mean he would be earning 10,000 less if he sells the total corporate firm. ठीक है कि शॉर्ट रन में देखे तो क्या हुआ कि आज तो उसको फायदा नहीं हो रहा, आज तो वो नुकसान कर रहा है 10,000 का, लेकिन फ्यूचर में जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो हो सकता है कि उसके प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। ठीक है, और वहां पे सैलरी में उसके इतना इंक्रीमेंट ना लगे, बल्कि यहाँ पे उसके अपनी कंसल्ट जो फर्म है या प्रैक्टिस जो है ना वो शुरू कर रहा है, वहां पे वो उससे ज्यादा कमाना शुरू कर दे। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि टू फर्दर एक्सप्लेन दिस सिनेरियो वी नीड टू अंडरस्टैंड इम्प्लिसिट कॉस्ट विद लिटिल मोर। Implicit cost can include other activities also which cannot be measured in monetary terms, such as layer time, free from falling, rigid office timing, stress work to complete tasks, mental stress due to boss attitude। कि जब हम जो है ना इम्प्लिसिट की तरफ आ जाते हैं तो फिर तो और भी बहुत सी चीजें हमारे पास नॉन मॉनिटरी आ जाती है, कि वहां पे जो है ना बॉस की डेडलाइंस को मीट करना, स्ट्रेस होना, ठीक हो गया, एक्स्ट्रा टाइम उसको ना मिलना और उसको बाउंड करना, वो चीज़ों से आज़ादी मिल जाएगी। अपनी फर्म प्रैक्टिस जगह उसको मिल गई है, अब अपनी मर्जी से जाएगा आएगा, अपने खुद ही बॉस है, अपने तरीके से कामों को करेगा, जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा कमाएगा, मेहनत नहीं करेगा तो क्या होगा कि उसके प्रॉफिट से इफेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि टू ऑल दीज फैक्टर्स दैट देयर ओन नॉन मॉनिटरी कॉस्ट but not doing job in corporate office in monetary terms he would be losing, maybe he is losing 10,000 annually, but the layer and free life which he will enjoy have a great impact on his health and maybe much more than that monetary loss। कि पैसों की वजह से देखो तो हर बंदा उसको कहेगा यार ये कितना बेवकूफ है, 10,000 का नुकसान कर अच्छा भला वहां पे कमा रहा था, अब यहाँ पे आके अपने जो है ना सिस्टम ओपन कर दिया है और नुकसान में जा रहा है। लेकिन रियलिटी में देखें, अगर वो इन चीज़ों को एक साथ मेयर करे तो उसका जो फ्री टाइम उसको मिल जाएगा, जो रिलैक्स हो जाएगी उसकी लाइफ, वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, वो भी जो है ना कुछ कम नहीं है हमारे पास, उससे उसकी हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी और वो अपनी लाइफ को आराम से इंजॉय भी करेगा। तो मॉनिटरी लॉस से ज्यादा बेहतर क्या है, सेटिस्फैक्शन है, फ्री लाइफ है और लेजर टाइम को स्पेंड करना है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट को देखते हैं कि हमारी जो है ना रेवेन्यू ज्यादा हो रही है या फिर हमारी जो है टोटल कॉस्ट ज्यादा हो रही है। देन हमने क्या कहा कि हमारे पास सुपर प्रॉफिट जो हमने कहा नॉर्मल सिचुएशन में है। ठीक है, तो कहते हैं कि टू शो द इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ अ परफेक्टली कंप्यूटेटिव फर्म इन अ शॉर्ट रन,
We will combine the cost and revenue curves, the horizontal average and marginal revenue curve with the average and marginal cost curves. Using the equilibrium conditions, key condition is marginal revenue is equal to marginal revenue. ठीक है, हमारे पास जो है ना कहता है कि marginal revenue हमारे पास average revenue is equal to marginal revenue, that is average है, ठीक है, that is average. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि marginal average revenue is equal to marginal revenue. ठीक है, so the resulting equilibrium output restricted at Q1 in the graph. A total abnormal profit at this output is represented by OP1 BC1. ठीक है, कि अगर हम इसको देखें तो हमारे पास कर्व की सिचुएशन बताइए, कहता है कि दिस एरिया इज obtained by subtracting the total cost area OC1 BQ1 from total revenue area OP1 AQ1. ठीक है, कि अगर हमारे पास सिचुएशन देखें तो पहले हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट चल रहा है हमारे पास P1 पे, ठीक है, एक नॉर्मल सिचुएशन चल रही है. राइट साइड पे हम जो है ना मार्केट को देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देख रहे हैं. तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास कौन सा होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ हमारे पास सप्लाई और डिमांड बराबर चल रही है. जहाँ पे हमारे पास डिमांड और सप्लाई बराबर चल रही है तो वहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ चल रही है. ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रेंड उसमें आ रहा है. जबकि हम अपने देखें शॉर्ट रन हमारे पास जो है ना जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट आ रही है हमारे पास वो कहाँ आ रही है, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ चल रही है कि नहीं चल रही, लेकिन बी पॉइंट पे वो हमारे पास सबसे कम चल रही है. इसीलिए अगर हम देखें सी हमारे पास जो सिचुएशन है, ठीक है, कहता है कि सी सिचुएशन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है ओ सी, ठीक है, फिर हमारे पास बी और फिर Q1. ठीक है, इस सिचुएशन का जिक्र कर रहा है. तो कहता है कि हमारे पास एक सिचुएशन ये मौजूद है कि हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है ना ओ सी हमारे पास BQ1 आ जाएगा. ठीक है, जहां पे हमारे पास क्या हो गया शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट हमारे पास जो है ना वो कम है. ठीक है, वो मिनिमम पे जा रही है. और हमारे पास देखें तो मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास जो है स्टिल इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जा रही है और हमारे पास प्राइस भी रिड्यूस चल रही है. तो इसीलिए अगर हम देखें तो कहता है कि ए पी ओ पी वन ए क्यू. ठीक है, सो ओ और फिर P1 और फिर हमारे पास ए और फिर हम देखें Q1. तो इस सिचुएशन को हम देखें तो टोटल एरिया रेवेन्यू एरिया हमारे पास, ठीक है, और कॉस्ट एरिया हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, OC1 BQ पे आ रहा है. तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन वो प्रॉफिट अर्न कर रही है कि नहीं कर रही. ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम जो है ना इसको सुपर प्रॉफिट देखते हैं कि अगर हम इससे ज्यादा जा रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या हुआ, एबनॉर्मल प्रॉफिट हमने किया या सुपर प्रॉफिट्स हम अर्न कर रहे हैं. अगर इससे हम जो है ना बिलो जा रहे हैं तो फिर हमारे पास जो है ना सुपर प्रॉफिट की सिचुएशन नहीं हो रही, बल्कि एक नॉर्मल हमारे पास क्या हो रहा है ऑन एवरेज जो हमारे पास सिचुएशन चल रही थी वही हम जो है ना प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं. देन कहता है कि नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे पास क्या हुए, ठीक है, तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी. तो कहता है कि नॉर्मल प्रॉफिट इज द ओनली कॉज ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ फर्म. At this stage, firm total revenues equal its total cost. ठीक है कि हमारे पास टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट एक के बराबर चली हुई क्योंकि एक नॉर्मल सिचुएशन अब नॉर्मल तो चल नहीं रही कि हम कहें कि एक्स्ट्रा कुछ हमने अर्न कर लिया है. कहता है कि to show the equilibrium output of perfectly competitive firm in the short run with a normal or economic profit, again we will combine the cost and revenue curves. Here the horizontal average and marginal revenue curve is tangent to its average cost curves. The using the equilibrium conditions MR is equal to MR. ठीक हो गया कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस को देखें मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास कहता है कि एवरेज रेवेन्यू अगेन, ठीक है, वहां पे इन्होंने मार्जिनल रेवेन्यू इसको लिखा हुआ है, दैट इज एवरेज रेवेन्यू. ठीक है, कि एवरेज रेवेन्यू हमारे पास क्या है, कहता है कि इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. तो वो हमारे पास जो है ना यहाँ पे इक्वल चल रही है, सो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड एट Q1 as the area of total revenue OP1 AQ1 equals to the area of the total cost OC1 AQ1, showing that the firm is enjoying economic profit only the implicit benefits. ठीक है, वो implicit benefits अर्न कर रहा था ना, अगर हम देखें तो अभी हमने जब सिचुएशन पढ़ी, ठीक है, तो उसमें हमारे पास यही तो लिखा हुआ था कि हम जो है ना नुकसान तो 10,000 का कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या था, हम जो है ना इस चीज का प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं कि हमारे पास जो है ना जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है जो हमारे पास जो है नॉन मॉनेटरी चीजें आ रही हैं वो भी तो हमारे पास एक बेनिफिट चल रहा है कि नहीं चल रहा. ठीक है, तो इसीलिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना कहता है कि फर्म अंडर नॉर्मल कंडीशन और मार्केट कंडीशन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारे पास ए आर इज इक्वल टू एम आर हो गया. ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि हमारे पास सिचुएशन क्या हुई है, तो कहता है कि ओ पी, ठीक है, तो P1 हमारे पास किस चीज के बराबर हुआ, हमारे पास C1 के बराबर है कि नहीं है बराबर. नॉर्मल प्रॉफिट में हमने क्या कहा कि हमारी रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होगी. ठीक है, तो फिर प्राइस और कॉस्ट हमारे पास बराबर होगी.
जब प्राइस और कॉस्ट हमारे पास बराबर होगी तो फिर क्या हुआ, कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे देखें तो एवरेज, हमारे पास देखें तो मार्जिनल कॉस्ट और हमारे पास जो है ना शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, टेंजेंट हो रहे हैं हमारे पास, के नहीं हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना दोनों क्रॉस हो रहे हैं आपस में। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि जब हमारे पास सिचुएशन आ जाती है ओ पी क्यू, ओ पी वन ए क्यू, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या हुआ, कहते हैं कि टोटल एरिया हो गया रेवेन्यू का, जो बराबर हो गया किस चीज के, टोटल ओ सी वन ए क्यू की। वही ओ सी वन के साथ कॉम्बिनेशन बनाए तो फिर भी यही चल रहा है, ओ पी के साथ सिचुएशन बनाए तो फिर भी हमारे पास यही कंडीशन चल रही है। तो हमारे पास दोनों बराबर चल रही है, एक एवरेज हमारे पास सिचुएशन चल रही है, एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्निंग हो रही है। लेकिन जहां पे हमने जो है ना इसका जिक्र किया सुपर प्रॉफिट्स का, तो वहां पे हमारे पास देखें तो कॉस्ट नीचे रह गई, प्रॉफिट हमारे उसके उससे ज्यादा क्रिएट होना शुरू हो गए थे। बी सिचुएशन में क्या कहता है कि जब हमारे पास जो है ना क्या हो रहा है, सिचुएशन नॉर्मल जो है ना हमारे पास लॉसेस की तरफ जा रही है। जब हमारे पास सिचुएशन लॉसेस की तरफ जा रही हो, फिर हम उसको किस तरीके से देखेंगे, कहते हैं कि इन शॉर्ट रन द केस ऑफ लॉसेस, अ फर्म ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स लॉस बाय चेंजिंग इट्स वेरिएबल फैक्टर्स ऑन। कि जब आप कंपनी जो है ना लॉसेस में जा रही है, तो अब लॉसेस के साथ तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकता अपने बिजनेस को। ऑब्वियसली उसको जो है ना फैक्टर्स चेंज करने पड़ेंगे। अगर उसके जो है ना लेबर उसके लिए एक्सपेंसिव था, तो लो प्राइस लेबर की तरफ जाएगा। रॉ मटेरियल जो है ना वो एक्सपेंसिव लेकर आ रहा है, तो वो जो है ना लो प्राइस रॉ मटेरियल ढूंढने की कोशिश करेगा ताकि अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। तो इसी के बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक होगा सब नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, कहते हैं कि सब नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या है, कि सब नॉर्मल प्रॉफिट इज दैट स्टेज द फर्म्स इक्विलिब्रियम वेयर एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट MC इज इक्वल टू MR। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास जो है ना कहते हैं कि वो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है इक्विलिब्रियम पे, जो हमने ऊपर देखा। ठीक है, कहते हैं कि हमारे पास द प्राइस एक्सीड्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बट इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट, कि हमारे पास जो प्राइस होगी वो ज्यादा होगी हमारे एवरेज कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन कहता है कि हमारे पास जो है ना जो टोटल एवरेज कॉस्ट है उससे वो कम होगा। ठीक है, सो एवरेज से कम, और हमारे पास जो प्राइस होगी वो ज्यादा होगी वेरिएबल से हमारे पास। ठीक है, सो उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास वेरिएबल और टोटल कॉस्ट दोनों में फर्क है ना। वेरिएबल तो हमारे पास जो सिचुएशन चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली चलेगी, जहाँ पे हमारे पास जो है ना इसको देखिए हम। ठीक है, टोटल कॉस्ट को तो वो तो अलग चल रहा था। अगर प्रीवियस क्वेश्चन याद हो जब हमने पढ़ा था, तो टोटल कॉस्ट कर्व हमारे पास जो है ना वो उसके साथ तो नहीं चलता था बराबर, जो हमारे पास वेरिएबल के साथ सिचुएशन चलती थी। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे कहता है कि अगर हम सिचुएशन को देखें तो हमारे पास सब नॉर्मल प्रॉफिट में ये चीज जो है ना एक दूसरे से अलग चल रही होगी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी। जब हमने ऊपर देखा, ठीक है, एवरेज कॉस्ट हमने कहा कि मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, तो उस सिचुएशन पे हमने क्या कहा कि एम आर इज इक्वल टू एम आर की हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू होगी वो भी हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर चलेगी, जो वहाँ पे उन्होंने शो किया था। तो हमने जो है ना उसको चेंज कर दिया, हमने कहा कि एवरेज रेवेन्यू को देखें तो वो भी हमारे पास इक्वल चल रही होगी। सो मार्जिनल रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू अगर हम दोनों देखें तो वो हमारे पास दोनों इस सिचुएशन पे एक जैसे चलेगी। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास की कंडीशंस क्या होगी कि मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी इक्वल चल रहे थे। और सिचुएशन अगर हम देखें तो कॉस्ट और हमारे पास जो है रेवेन्यू वो हमारे पास बराबर चल रही थी। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट हमारी किसके बराबर होगी, हमारे जो है ना मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी। सो कहता है कि एट इवन एट दिस level of output, a portion of the average fixed cost is out of the firm's revenue, but firm can survive as it is covering its average variable cost। ठीक है, कि वेरिएबल कॉस्ट कौन से खर्चे होते हैं कि जो आपके बेसिक आपकी जो है ना जो इन चीज़ों की जितनी चीज़ें यूटिलाइज करोगे, जितनी कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन करोगे, उतनी ही आपका रॉ मटेरियल वगैरह इस्तेमाल होते जाएगा। तो वो तो वेरी कर रहे हैं आपके प्रोडक्शन के साथ साथ, वो चेंज होती जाएगी, ये चेंज होगी। तो इसीलिए कहता है कि अगर हम स्टेज पे देखें आउटपुट के, तो हमारा पोर्शन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी, कहते हैं कि इज आउट ऑफ फर्म्स रेवेन्यू, कि वो तो हमारे पास जो है ना फर्म रेवेन्यू से निकल जाएगी। बट फर्म कैन सर्वाइव एज इट इज कवरिंग इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, के अगर वो अपने वेरिएबल कॉस्ट एवरेज निकाल रहे हैं तो फिर वो सस्टेन कर सकता है। जब वो अपने बेसिक रॉ मटेरियल वगैरह परचेजिंग की कॉस्ट ही नहीं निकाल सकता, तो फिर तो कंपनी लॉस में जा रही है। तो कहते हैं कि इन द फॉलोइंग फिगर एरिया PCBA is showing subnormal profit as the firm is operating its plant below than its minimum efficient scale, कि वो अपने जो उसकी कैपेसिटी है वो उसको अचीव नहीं कर रहा, वो उससे जो है ना बिलो चल रहा है। सो कहता है कि मार्केट वही हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, फर्म अंडर सबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन क्या हुई, हमने क्या कहा कि पी तो हमारे पास वही इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास चल रही है मार्केट की, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर चल रही है। तो हमने उसके अकॉर्डिंगली क्या कहा कि हमारे पास सिचुएशन क्या चल रही है, पी सी बी
हमारे पास जो है ना और ए हमारे पास सिचुएशंस चल रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व को देखें तो हमारे पास जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन वो हमारे पास जो है ना क्रॉस नहीं हो रहा। ठीक है, वो बहुत ही लो लाई कर रहा है हमारे पास उसका मिनिमम पॉइंट। जहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्ट को देखें तो हमारे पास उस पॉइंट को जो है ना टच कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो है जो रेवेन्यू का है। और फिर हमने क्या कहा कि मार्जिनल कॉस्ट देखें तो वो भी हमारे पास जो है ना साइड पे चल रहा है। सिर्फ हमारे पास जो है ना शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट जो है ना वो क्या कर रहा है, उसके साथ कट हो रहा है हमारे पास बी पॉइंट के साथ। तो हमारे पास जो है ना हमारे जो वेरिएबल है शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो हमारे पास जो है ना बिलो चल रहे हैं, तो हम उनको इजीली कवर कर पा रहे हैं। जहाँ पे हमारे पास जो है ना टोटल कॉस्ट थी वो हम उसको जो है ना प्रॉपर तरीके से नहीं कवर कर पा रहे। कहता है कि हमने क्या कहा, बट इज लेस देन टोटल एवरेज कॉस्ट, कि हमारे पास जो हमारी टोटल एवरेज कॉस्ट आ रही है उससे हम जो है ना बिलो जा रहे हैं, और वेरिएबल हम क्या कर रहे हैं उससे हम ऊपर जा रहे हैं। तो वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे रह गया। ठीक है, और हम अपने जो है ना प्रॉफिट से देखें तो हम यहाँ पे लाई कर रहे हैं, सी पॉइंट हमारे पास उससे अबव चल रहा है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि दिस इज अ सब नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद कहता है कि शट डाउन की कंडीशन कौन सी होगी, कि कंपनी जो है ना इसकी तरफ आ जाए कि वो जो है ना इस चीज को क्लोज करने की तरफ आ जाए कि यार अब हम जो है ना लॉसेस की तरफ जा रहे हैं, हमारे लिए वो चीज ज्यादा सूटेबल नहीं रही, वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, उसके लिए कौन सी कंडीशन होना बड़ा जरूरी है। तो कहते हैं कि इन शॉर्ट ऑन द फर्म विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज लॉन्ग एज द टोटल रेवेन्यू कवर्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब तक आपके अपने खर्चे पूरे हो रहे हैं तब तक फर्म जो है ना कंटिन्यू करेगी। In other words, the firm will continue to produce as long as price per unit is greater than or equal to average variable cost. ठीक है, कि आपके अपने जो है ना जो प्राइस है पर यूनिट वो जो है ना आपके उसके बराबर आ रही है। ठीक है, जितने आपके उसके ऊपर खर्चा आ रहा है वो चीज़ें जो है ना आपके पास कवर हो रही हैं, तो फिर आप कहोगे कि ठीक है यार चलते रहने दो, जो है ना लॉन्ग रन में हम बेहतर हो सकते हैं और हमारी कंपनी जो है ना प्रॉफिट्स की तरफ जा सकती है। कहते हैं कि दिस इज बिकॉज अ फर्म मस्ट पे इट्स फिक्स्ड कॉस्ट इवन इफ देयर इज नो आउटपुट। ठीक है, कि कंपनी कोई बेनिफिट अर्न नहीं कर रही लेकिन उसको फिक्स्ड कॉस्ट तक बियर करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, लेट से अब रेंट है तो रेंट तो उसको हर हाल में देना होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो वेरिएबल तो ये है कि चलो जी प्रोडक्शन नहीं कर रहा तो फैक्ट्री रुक गई है, बात खत्म हो गई, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसके जो रेंट है वो तो बंदा आएगा रेंट तो लेगा, तो वो कहाँ से अर्न करोगे, पे करोगे उसको। कहते हैं कि assume that these are the sunk cost। ठीक है, and therefore would not be covered if the firms shut down। एक ये तो हमारे जो है ना वो खर्चे हैं जो डूब जाएंगे। क्यों डूब जाएंगे, कि अगर कंपनी कुछ कवर नहीं करती तो उसको जेब से देना पड़ेगा। देन द लॉस पर यूनिट वुड बी हायर, और फिर जो यूनिट वाइज वो जो है लॉस था उसका वो मजीद बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर खर्चा आ रहा है और उसकी अर्निंग रुकी हुई है। तो जब अर्निंग रुकी है और खर्चे पे खर्चा आता जा रहा है, तो वो उसके प्रोडक्ट जो लिमिटेड बना रहा है उससे ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे हॉस्टल आपने ले लिया, हॉस्टल में 5 रूम्स है, आप जो है ना उसमें सिर्फ 2 में एकोमोडेट कर पाए हो, बाकी 3 रूम आपके खाली चल रहे हैं। तो 50,000 रेंट था, 20,000 यहाँ से अर्न कर रहे हो, 30,000 आप खुद जेब से दे रहे हो। तो 20,000 एक 30,000 एक महीने का दे दिया, दूसरे का दे दिया, तीसरे महीने जब बंदा आएगा तो आप उसको वो 10,000 के हिसाब से तो नहीं दोगे, आप तो अपना लॉस से कवर करोगे कि नहीं करोगे। तो इसलिए कहते हैं कि द फर्म कैन बी शट डाउन सो लॉन्ग एज दे वर स्टिल एबल टू कवर द वेरिएबल कॉस्ट। तो जब तक वो अपने जो है ना इन वेरिएबल रेंट और इन चीज़ों के जो है ना जो उसके बिजली का बिल और वो खर्चे पूरे हो रहे हैं तब तक वो चलाता रहेगा, रॉ मटेरियल जो है उसको मिलता रहेगा, वो चलाएगा। लेकिन जब वो जो है ना इनको भी नहीं मीट कर पाएगा तो फिर वो कंपनी जो है ना शट डाउन की तरफ जाएगी। So Kedek, it is therefore feasible for a firm not to shut down in short run if price या revenue is greater less than average cost। ठीक है, कि हमने क्या कहा कि कंपनी जो है ना अब शट डाउन करेगा तो वो तो खर्चे तो फिर भी उसके होंगे, कि फर्म बंद कर दो फिर प्रोडक्शन मत करो, लेकिन पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो पैसे देने से बेहतर क्या है कि आप अपने जो है ना ये जो वेरिएबल खर्चे निकलते जा रहे हैं, आपके पास सिचुएशन चलती जा रही है, आप उसको जो है ना कवर करते जाओ जब तक ये चीज सिचुएशन आपके पास चल रही है। तो हमने क्या कहा कि रेवेन्यू जब आपकी लेस होगी एवरेज कॉस्ट से, ठीक है, तब तक फर्म उसको क्या करेगी, क्लोज नहीं करेगी। तो फिगर में इस चीज को शो किया गया है कि शटडाउन कंडीशन हमारे पास क्या हुआ, मार्केट की सिचुएशन क्या हुई। तो मार्केट स्टिल इक्विलिब्रियम पे हमारे पास चल रही है, डिमांड और सप्लाई जो है हमारे पास इक्वल चल रही है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना पी को देखें तो कहाँ पे लाई कर रहा है, बहुत ही लो आ रहा है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है। और उसके अगर हम देखें तो वेरिएबल कॉस्ट शॉर्ट टर्म वेरिएबल कॉस्ट देखें तो वो उससे ऊपर आ रहा है। ठीक है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट उसकी जो है ना वो क्या हो रही है, वो भी उससे थोड़ा सा साइड पे चल रही है। ठीक है, शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट देखें तो हमारे पास और भी ऊपर जो है ना लाई कर रहा है। ठीक है, बी पॉइंट पे लाई कर रहा था। तो यहाँ पे सिचुएशन हमारे पास क्या आ रही है कि हमारी जो है ना प्राइस को देखें वो कहाँ पे आ रही है, ए आर से कम है कि नहीं, एवरेज कॉस्ट है हमारे पास, वो देखें एवरेज कॉस्ट हमारी शॉर्ट टर्म की यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो वो उससे लाई नीचे कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कहता है कि इट इज देयरफॉर फीजिबल फॉर फर्म नॉट टू शट डाउन, कि हमारे पास एवरेज कॉस्ट से जो है ना हमारी प्राइस जो है ना वो कम चल रही है, लेकिन अगर हम देखें तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास जो है ना नियर है, हम उसको क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हद तक जो है ना बियर कर पा रहे हैं।
तो कंपनी को फिलहाल उसको जो है ना थोड़ा सा सर्वाइव करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन को चलाना पड़ेगा। लेकिन फिर अगर जो है ना वो इस चीज़ को स्टेबलाइज नहीं कर सका और उसकी जो है ना कॉस्ट उसके ऊपर बढ़ना शुरू हो गई है, तो फिर वो शटडाउन का फैसला करेगा। लेकिन शटडाउन में भी मसला क्या हुआ, हमने कहा कि हमारे पास पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। लास्ट में हमारे पास आ जाता है, कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग रन में कैसे होगी। ठीक है कि हम इस चीजों को अब लॉन्ग रन में देखें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम तो हमारे पास इंक्रीजिंग ट्रेंड आएगा। तो फिर क्या होगा, तो कहते हैं कि इन लॉन्ग रन वी नो दैट देयर इज नो कंस्ट्रेंट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एज द फर्म हैज सफिशिएंट टाइम टू एडजस्ट देमसेल्फ along डिमांड वेरिएशंस। Moreover, in long run, not only existing firms can change its plant size, but even firms can either and can enter into industry कि लॉन्ग रन में हमें क्या कहा, कंपनी के पास काफी टाइम होता है, रिसोर्सेज को एडजस्ट कर सकता है नीड के अकॉर्डिंगली, फैक्ट्री को इंक्रीज कर सकता है, उसके जो है फैसिलिटीज को इंक्रीज कर सकता है, लेबर ज्यादा ले आकर आ सकता है, रॉ मटेरियल कहीं से सस्ता अरेंज कर सकता है, किसी ना किसी तरीके से वो एडजस्ट हो पाता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो चीजों के साथ एडजस्ट हो सके। ठीक है, so इसलिए कहता है कि फर्दर मोर द एग्जिस्टिंग फर्म कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एंड और सीज टू एग्जिस्ट इफ इट इज नो लॉन्गर फिजिबल टू स्टे इन द इंडस्ट्री। जैसे अभी हमने जो है शटडाउन की सिचुएशन देखी, तो अगर वो वेरिएबल पे कर रहा था और अभी वेरिएबल भी उसकी जो है ना पहुंच से निकल गया, तो बस फिर वो क्या करेगा, शटडाउन की तरफ जाएगा, उसको इंडस्ट्री से निकल जाएगा कि यार मेरे लिए इसमें कोई फायदा नहीं रहा, मुझे इसको क्लोज कर देना चाहिए। या फिर वो जो है ना बेहतर हो जाएगा, अपने जो है ना इन खर्चों को ओवरकम कर लेगा और वो सर्वाइव की तरफ आ जाएगा। कहते हैं कि total market supply will fluctuate with entry and exit to the firms that will eventually affect the profitability of remaining firms। कि अगर आपके पास जो है ना 5 लोग काम कर रहे थे, तो हर बंदा लेट से अगर 5-5 रुपए कमा रहा था, अब छठा बंदा आ गया तो वो रेवेन्यू उसका कम हो जाएगा, सबको 4-4 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नया बंदा जब आ गया तो वो तो उसी एग्जिस्टिंग मार्केट में ही काम करेगा, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर ही हमारे पास मौजूद है, तो उन्हीं से वो कस्टमर जो हमारे पास है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और अगर उसमें से 5 में से एक चला जाता है, तो बाकी चारों की तरफ जो है ना उसका बर्डन आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और रेवेन्यूज उनके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कहता है कि न्यू एंट्रेंट्स विल एलिमिनेट इकोनॉमिक प्रॉफिट, कि नया बंदा जितने आते जाएंगे उस फॉर्म में उसमें प्रॉफिट कम होते जाएगा। जैसे मास का बिजनेस है तो इनिशियली लोगों ने काफी कमाया, लेकिन जब हर बंदा आता गया, सप्लाई बढ़ती गई, ठीक है क्या, तो फिर प्राइसेस हमारे पास वो नहीं रही, तो प्राइसेस हमारे पास डाउन होना शुरू हो गई, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो गया, मजीद हिस्सों में वो चीज तकसीम हो गई। और कहता है कि एग्जिट ऑफ फर्म विल एलिमिनेट द लॉस, अगर उसमें जो है ना एग्जिट हो जाती है, एक दो फर्म जो है ना वो सरवाइव नहीं कर पाती, वो फैक्ट्रीज बंद कर देती है, तो फिर सारा का सारा प्रॉफिट किस लिए बच जाएगा, आप लोग के लिए आना शुरू हो जाएगा। लेट से मोहल्ले में 2 दुकान थी, तो एक दुकानदार ने जो है ना दुकान खत्म कर दी कि यार फायदा नहीं आ रहा, 5 लोग ही आते हैं पूरे 10 लोगों में से, तो इससे बेहतर है कि मैं बंद ही कर दूं। जैसे ही वो बंद कर देगा, वो रिमेनिंग 5 लोग किसकी तरफ आ जाएंगे, पहले की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, तो उसके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे। तो कहते हैं कि resultantly the existing firms will earn only normal profit in the long run, कि वो लॉन्ग रन में तभी सिचुएशन में पॉसिबल है कि वो नॉर्मल रिटर्न अर्न कर सके। तो इसी चीज को अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमारे पास ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, हमने क्या कहा कि पी तो हमारे पास जो है हमारे क्या चल रही है सिचुएशन, हमारे पास इक्विलिब्रियम की चल रही है। ठीक है, लेकिन 20 तारीख पे अगर हम देखें, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि लॉन्ग रन जो है ना हमारे पास कॉस्ट वो हमारे पास ई पे आ रही है, लेकिन लॉन्ग रन हम जो है ना एवरेज टोटल कॉस्ट को देखें, वो इससे बिलो आ रही है। ठीक है, तो वो हमारे पास लॉन्ग रन में क्या हो रही है, एवरेज कॉस्ट, हमें क्या कहा था, टोटल कॉस्ट वो मजीद रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, हम इकोनॉमी ऑफ स्केल की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो जब हमने मार्केट को देखा, तो मार्केट में हमारे पास जो है सप्लाई को देखें 1 और फिर 2 की तरफ आ रहा है, कि सप्लाई हमारे पास न्यू एंट्रेंस जब आ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, S1 की सिचुएशन, हमारे पास फर्म चला जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी, सारा रुझान किसकी तरफ आ जाएगा, दूसरे की तरफ आ जाएगा, प्रीवियस की तरफ आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि सप्लाई में भी डिफरेंसेस आ रहे हैं। और अगर हम अपने जो है ना लार्जर मार्जिन कॉस्ट होता है जो है ना उसको देखें, टोटल कॉस्ट को देखें, एवरेज टोटल कॉस्ट को, तो फिर वो हमारे पास जो है ना हमारी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ना अब वो सारा का सारा बर्डन इनकी तरफ मूव होना शुरू हो चुका है। तो इसीलिए कहता है कि in the above graph S is the original supply curve while shifting from S1 to S2, yeah, S2 is F1, S1 reflecting the effect of entry and exiting of the firm. This entry and exit of the firm moves the market price upward and downward respectively and eliminates all the firm's profit and loss। ठीक है कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिचुएशन हमारे पास जो है ना वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब ये S1 पे आ जाएगा, नया बंदा आ जाएगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई, हमारे पास डिमांड जो है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी मैं जो है ना प्राइसेस उसने बढ़ा दिए।
जब हमारे पास क्या हुआ, बंदा चला गया, तो हमारे पास क्या हो गया, एग्जिट जो है ना, हमारे पास न्यू फॉर्म चली गई है, तो फिर हमारे पास जो है ना क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होगी है तो हमारे पास जो है ना क्या हो गया कि डिमांड की जो है ना डिमांड भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्राइसेस भी लो हो जाएंगी। तो इस वजह से हमारे पास जो है ना सिचुएशन क्या चल रही है कि हमने क्या कहा कि जब हम परफेक्ट मार्केट की सिचुएशन का जिक्र करते हैं तो वहां पे हम जो है ना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन फेस कर सकते हैं। कहीं पे हम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे, कहीं पे हम नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ जा सकते हैं, या फिर कंपनी जो है ना वो शटडाउन की डिसीजन की तरफ भी आ सकता है शॉर्ट रन में। ठीक है, और लॉन्ग रन में फिर कंपनी के पास टाइम होता है कि वो इन चीजों के साथ को एडजस्ट कर सके, अपने आप को जो है ना मेंटेन कर सके, तो वो एक हैंडसम प्रॉफिट अर्न कर सकता है। सो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा काफी ज्यादा, इसमें हर एक पॉइंट इतना जो है ना इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको जो है ना ग्राफिकली अपने पास ड्रॉ करना शुरू कर दें कि जी एवरेज में क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशंस क्या थी, ठीक है, अब जो है ना हमारे पास सुपर प्रॉफिट में कौन सी चीजें मीट हो रही थी, कौन सी चीज ग्रेटर थी, कौन सी स्मॉलर थी, तो पेपर के परस्पेक्टिव से एमसीक्यूज बड़े आसानी से हल हो सकते हैं। अगर इसको हम सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ते जाएं तो फिर हमारे पास जो है ना पेपर इससे सॉल्व नहीं हो सकता एमसीक्यूज का। थ्योरेटिकली पेपर सॉल्व हो सकता है लेकिन एमसीक्यूज नहीं हो सकते। तो एमसीक्यूज के लिए इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अपना स्केच बना के या अपने पास जो है की नोट्स बना के इनको जो है ना रिटर्न करके इसको रिवाइज करके जो है ना बंदे को इजीली समझ आ सकती है कि अच्छा सिचुएशन क्या थी और किस तरीके से हमारे पास जो है ना अच्छा इफेक्ट्स आएंगे, तो हमारे पास कौन सी सिचुएशन इनकर होगी। ठीक है, सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।